स्वागत दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रेन को बताएंगे दोस्तों। दक्षिण भारत के एक और राज्य के अंदर बीजेपी और उसके बड़े नेता करने जा रहे थे कुछ बड़ा खेला, लेकिन उससे पहले एक बड़ी महिला नेत्री की ओर से कर दिया गया पूरे प्लान को छिन्न भिन्न। बताएंगे ऐसा क्या है पूरा मामला दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए 3 लेयर की लगा दी गई सिक्योरिटी। इसके बाद बताएंगे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कैसे तीनों के तीनों लेयर की सिक्योरिटी हटाकर कर दिया घेराव दोस्तों। और इसी के साथ में ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को लेकर कर दी है पर्सनल टिप्पणी, जिससे बीजेपी गई है बौखला। और राहुल गांधी ने मोदी को क्यों लिखा है पत्र, बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे सिलसिलेवार तरीके सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी साहब जो मर्जी कर ले, लेकिन दक्षिण के राज्यों में कभी बीजेपी का विस्तार नहीं हो पाएगा। और दक्षिण के राज्य में लोग डेवलपमेंट के नाम पर वोट डालते हैं, इसीलिए बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में नो साउथ फॉर बीजेपी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटक में मिली बुरी तरीके से हार के बाद भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि दक्षिण के एक और राज्य तेलंगाना के अंदर वो सरकार बना सकते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में बीजेपी ने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया कि जैसे तैसे कर्नाटक के हार का बदला तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी से लिया जाए दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के पूरे प्लान को ध्वस्त कर दिया। बीआरएस पार्टी यानी लोकल पार्टी को मिली करारी हार के बाद बीजेपी सोच रही थी कि उसको समर्थन मिलेगा, लेकिन जनता ने एक तरफा कांग्रेस पार्टी के नेता रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बना दी दोस्तों। और बंपर मेजोरिटी की सरकार कांग्रेस की जैसे ही बनी वैसे ही तेलंगाना के अंदर सदर वादे पूरे करने शुरू कर दिए गए दोस्तों। इसके बाद तेलंगाना को लेकर बीजेपी को लगने लगा कि अगले 10 साल तक उनकी सरकार नहीं बन पाएगी दोस्तों। इसके बाद खबर सामने आती है मार्च 2024 से जुड़ी हुई, यानी जब देश के अंदर केंद्र की सरकार के लिए यानी लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे दोस्तों। उस बीच बीआरएस पार्टी की नेत्री के कविता को अचानक से ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और दिल्ली के शराब घोटाले मामले को लेकर यह गिरफ्तारी की गई दोस्तों। आपको बता दें कि केसीआर के पार्टी के नेता और केसीआर के बेटे केटीआर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उनकी बेटी के कविता को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। इसके बाद बीजेपी को लगा कि अब बीआरएस पार्टी कमजोर हो गई है, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हैदराबाद और पूरे तेलंगाना के अंदर मिलेगा दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फिर से तेलंगाना के इलेक्शन में अपना झंडा गाड़ा और 8 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल गई दोस्तों। इसके बाद बीआरएस पार्टी जो पहले 9 सीटों पर थी वो लिपटकर 0 सीटों पर आ गई दोस्तों। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया कि 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, बीआरएस पार्टी का जो एक वोट बैंक है वो कभी बीआरएस पार्टी से बीजेपी की ओर नहीं खिसकेगा, और कांग्रेस पार्टी का तो मजबूत वोट बैंक है वो कभी नहीं खिसकेगा। इसका मतलब तेलंगाना के अंदर जो एक आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य है वहां पर बीजेपी की सरकार बनना लगभग नामुमकिन है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एहसास हो गया कि बीआरएस पार्टी के अलग से चुनाव लड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा बीजेपी को। तो अब बीआरएस पार्टी के नेता केटीआर से कहीं ना कहीं आपस में बातचीत की जा रही है दोस्तों। केटीआर चंद्रशेखर राव के बेटे हैं जो अपने पिता की राजनीति को आगे ले जा रहे हैं दोस्तों। चंद्रशेखर राव अभी आजकल बीमार चल रहे हैं और वो सक्रिय राजनीति में एक्टिव नहीं है, तो उनके बेटे केटीआर को पूरी जिम्मेदारी बीआरएस पार्टी की जिम्मेदारी मिली हुई है दोस्तों। और इसीलिए केटीआर कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ कुछ प्लानिंग कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि बीआरएस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से विलय करवा दिया जाए दोस्तों, यानी बीजेपी में मर्जर कराने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि के कविता को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके बाद केटीआर को लग रहा है कि कहीं उनको भी गिरफ्तार ना कर लिया जाए, इसीलिए केसीआर के बेटे केटीआर अब डर के मारे भारतीय जनता पार्टी के साथ में अपनी पार्टी का विलय कराने को लेकर डील कर रहे हैं दोस्तों। जैसे ही ये खबर बीआरएस पार्टी के नेता केसीआर की बेटी के कविता को मिलता है दोस्तों, वैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सपना चकनाचूर कर दिया। आपको बता दें कि बीआरएस पार्टी की नेत्री के कविता ने पहले ईडी के सामने अपना केस लड़ा दोस्तों। लगभग 5 महीने तक जेल में बंद रहने के बाद वो जेल से बाहर निकलती है। इसके बाद उन्होंने 2 दिन पहले अपने पिता को एक लेटर लिखा था। इस लेटर में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि बीआरएस पार्टी का बीजेपी के साथ में कभी कोई विलय नहीं होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी में बीआरएस पार्टी का मर्जर कभी नहीं होने दूंगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ये तेलंगाना की आवाज है बीआरएस पार्टी, और बीजेपी में मिलने का मतलब बीआरएस पार्टी का खत्म हो जाना, और ये तेलंगाना के लोगों के साथ में अन्याय है दोस्तों। यानी जो तेलंगाना राज्य को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, तो बीआरएस पार्टी ने इसकी लड़ाई लड़ी थी दोस्तों। इसीलिए तेलंगाना के लोकल मुद्दों को लेकर बीआरएस पार्टी के प्रति लोगों का एक इमोशन जुड़ा रहता है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्जर की खबर मिलते ही के कविता की ओर से जमकर निशाना साधा गया। पहले अपने पिता को पत्र लिखा गया, उसके बाद मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने 2-2 कह दिया है कि कभी बीजेपी के साथ विलय नहीं होने दूंगी, और उन्होंने अब लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है दोस्तों। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि कुछ लोग मेरा लेटर भी लीक करवा दे रहे हैं। उनका निशाना अपने भाई केटीआर की तो और था, जो बीजेपी के साथ में मिलकर गुपचुप बातें कर रहे हैं और बीआरएस पार्टी का विलय कराने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को खुशखबरी तब मिलती है जब के कविता मैदान में लड़ने के लिए उतर गई है, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि बीजेपी के साथ कोई विलय नहीं होगा। इसका सीधा मतलब कि जो बड़ी प्लानिंग दिल्ली से चल रही थी उसके सामने अब के कविता आकर खड़ी हो गई है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि तेलंगाना के अंदर बीआरएस पार्टी को मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए और बीजेपी का सपना कभी तेलंगाना में पूरा नहीं होगा जब तक बीआरएस को बीजेपी अपनी पार्टी में मिला नहीं लेती, और के कविता के आने के बाद तो अब बीजेपी का सपना पूरी तरीके से टूट गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली में बैठकर साजिश रचने वाले लोगों के लिए एक तरीके से करारा झटका है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, केरला हो
या फिर कोई और दक्षिण भारत का राज्य हो, हर जगह बीजेपी को एक हिंदी भाषी पार्टी के तौर पर देखा जाता है। इसीलिए इन राज्यों के अंदर बीजेपी को कभी मेजोरिटी नहीं मिला है। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखेगा इस पूरे मामले को लेकर। अगर आप भी मानते हैं कि रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पहले से ही मजबूत है और बीआरएस पार्टी को बचाने के लिए ये कविता आ गई है, तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी आराम से कई और सालों तक सरकार चला सकती है। दोस्तों यानी बीजेपी को तेलंगाना के लोगों का वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि बीआरएस पार्टी को साथ में लाने का उनका प्लान पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कविता जैसी नेत्री का सम्मान किया जाना चाहिए, जो जेल में 5 महीने बिताकर आई है, इसके बावजूद तेलंगाना के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रही है, दो शब्द जरूर लिखेगा। दोस्तों वहीं पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने छत्तीसगढ़ के अंदर न्याय यात्रा निकाली। दोस्तों 4 दिनों तक चली है न्याय यात्रा का समापन दंतेवाड़ा में होने वाला था। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने साफ शब्दों में बोल दिया था कि हम दंतेवाड़ा के कलेक्ट्रेट जाकर यानी कलेक्टर के ऑफिस में जाकर घेराव करेंगे। जैसे ही उन्होंने ये जानकारी दी दोस्तों, उसके बाद लगभग 3 लेयर की सिक्योरिटी लगा दी गई उन्हें रोकने के लिए, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पहले ही रोकने के लिए। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता कहां रोकने वाले थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने हाथ में कांग्रेस का झंडा और भारत का झंडा लेकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया दोस्तों, और साफ तौर पर कहा कि पार्टी ने कहा है कि वो कलेक्ट्रेट को घेरेंगे तो घेरेंगे, इसमें कोई इफ कोई बट नहीं है। इसके बाद 3 लेयर की सिक्योरिटी को फांदते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंच गए दोस्तों। इसके बाद चारों तरफ से घेरकर जोरदार तरीके से नारेबाजी की गई है और घेराव का कार्यक्रम पूरा किया गया है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई ने कहा कि कांग्रेस के बब्बर शेरों को सलाम है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर गेट पर पहुंचकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सफलतापूर्वक घेराव किया है, शांतिपूर्ण तरीके से न्याय मार्च का अंत किया है और घेराव आंदोलन का समापन किया है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके से अगर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एग्रेसिव प्लान को एग्जीक्यूट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इससे दूर तक मैसेज जाएगा और कार्यकर्ताओं में एकजुटता देखने को मिलेगी। आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के सामने पहुंच चुके हैं दोस्तों, और इसके बाद ये आंदोलन खत्म हुआ है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर लोगों से वोट की अपीलें कर रहे थे दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे, ऐसे में ममता बनर्जी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को खुली चुनौती दे दी गई है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं वो बेहद गलत है। विपक्ष अगर विदेश जा रहा है तो वो देश की प्रतिष्ठा बचाने और लोकतंत्र की आवाज को उठाने के लिए जा रहा है, ना कि देश को बदनाम करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन बंगाल करने की बातें करते हैं, मैं उनको खुली चुनौती देती हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो कल ही चुनाव की तारीख का ऐलान करें। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बंगाल की महिलाओं का अपमान किया, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर कभी कोई सम्मान नहीं होगा। अगर आप ऑपरेशन बंगाल चाहते हैं तो कल चुनाव की घोषणा करिए, हम पूरी तरीके से बंगाल में आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। उन्होंने इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी है कि वो लाइव डिबेट करके दिखाए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा कि पहलगाम के हमले के दोषी कहां गए, क्या उन्हें पकड़ा गया? नहीं, लेकिन आप बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। आज जब हमारी पार्टी के सांसद इंटरनेशनल मंच पर देश का बचाव कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री हमारे राज्य को बदनाम करने के लिए बंगाल आते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर हिम्मत है तो प्रधानमंत्री जी मेरे साथ लाइव डिबेट करो, चाहे टेलीप्रॉम्प्टर साथ में लेकर आ जाओ। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले बंगाल के संदेश खाली फिर मुर्शिदाबाद का मुद्दा बनाया, ये पहले से ही प्लान पूरा मामला था। कुल मिलाकर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के कई सारे बयानों को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जो बताएगा। इसी के साथ में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है दोस्तों, और पाकिस्तान के गोलीबारी से पीड़ित लोगों के लिए राहत पैकेज की मांग की गई है। राहुल गांधी ने पुंछ सेक्टर का दौरा किया था दोस्तों, और वहां की स्थिति के बारे में अब भारत सरकार को जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी और सरकार से मांग की गई है कि राहत पैकेज के तौर पर उनको सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए और जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जानी चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी के सिंदूर वितरण कार्यक्रम पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेना के शौर्य पर सियासत करने का आरोप लगाया दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा हमला बोलते हुए टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने विवादित टिप्पणी की है दोस्तों। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हो, वे अपने पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते हैं, सिंदूर क्यों नहीं देते हैं। हालांकि मैं इस संबंध में बात नहीं करना चाहती, लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के अलग अलग राज्यों में जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बंगाल के अलीपुर द्वार में जनसभा को संबोधित किया है दोस्तों। ममता बनर्जी की ओर से ये बोलना कि प्रधानमंत्री ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिलाओं के पति हो, वे अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते। इस मामले पर अब बीजेपी के लोग भड़के हैं दोस्तों और इसे विवादित बयान बताकर उनसे माफी की अपील कर रहे हैं। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ममता बनर्जी के इस बयान पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी में 2 नेता शामिल हो जाते हैं। एक है पूर्व विधायक सुरेश चंचल और दूसरे हाजी परवेज सिद्दीकी। इन दोनों ने जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली दोस्तों, वैसे ही कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने इन्हें पार्टी की विचारधारा के बारे में जानकारी दे दी दोस्तों। और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को जब ये जानकारी मिली कि लगातार जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वक्फ कानून को लेकर नीतीश कुमार के रुख के कारण लोगों में एक बड़ी नाराजगी है, तो फिर अचानक से बिहार में बिहार अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाता है दोस्तों। और बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता रसूल बलियावी को जिम्मेदारी दे दी है, गुलाम रसूल बलियावी को जिम्मेदारी दे दी है। इसका मतलब नीतीश कुमार मुस्लिम नेताओं के पलायन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन कितनी सफलता इनको मिल पाएगी एक बड़ा सवाल है। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में राजस्थान की नागौर की राजनीति में फिर से बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने अंतर कलह को लेकर अब
मजबूरी में एक बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मृधा के करीबी माने जाने वाले पार्षद सहित कुल 7 बीजेपी के पार्षदों को पार्टी के नागौर जिला के अध्यक्ष रामधन पोटलिया ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन सारे लोगों पर आरोप लगा है कि इन लोगों ने पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होकर पार्टी की खिलाफत की है और इसीलिए इन्हें नोटिस थमाकर बोला गया है कि इस पर अपनी सफाइयां दो। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये तो राजस्थान में बीजेपी में एक फूट की खबर है, ऐसी कई सारी और भी खबर आ रही है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और पिछली बार जिस तरीके से गुटबाजी के कारण बीजेपी को हार मिली थी दोस्तों, उसी तरीके की गुटबाजी के संकेत अब यहाँ से मिलने शुरू हो चुके हैं। इसी के साथ में ममता बनर्जी ने नीति आयोग वाले मामले को लेकर भी नरेंद्र मोदी को घेरा है दोस्तों। वो कहती है कि अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग को क्यों लेकर आया गया, ये तो पहला ही सवाल है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्लानिंग कमीशन बनाई थी और उस प्लानिंग कमीशन को इतने साल चलने के बावजूद बीजेपी की सरकार ने हटाकर नीति आयोग बना दिया। इसका जवाब उनको देना चाहिए। क्या आप नेताजी का सम्मान नहीं करते? और इसके बाद वो कहती है कि मुझे याद है कि जब मैं पिछली बार नीति आयोग की बैठक में गई थी तब जब मेरी बारी आई बोलने की तो मेरे को मात्र कुछ मिनट बोलने दिया गया, बल्कि बीजेपी के नेताओं को काफी ज्यादा मिनट तक बोलने दिया जा रहा था। बीच में ही मेरा माइक रोक दिया गया, 4 मिनट मात्र मुझे बोलने दिया गया। एक तरीके से मेरा अपमान हुआ, तो मैं क्यों नीति आयोग की बैठक में जाऊं? ये सवाल उन्होंने उठाया है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखेगा, क्योंकि ममता बनर्जी समेत कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका के नेता सिद्धरमैया भी नीति आयोग की बैठक में नहीं गए थे दोस्तों। दोनों नेता, दोनों राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की पॉलिसी से काफी ज्यादा नाराज है। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस पर लगे 171 फर्जी एनकाउंटर के मामलों में निष्पक्ष और गहन जांच के आदेश दिए हैं दोस्तों। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए असम मानवाधिकार आयोग को निर्देश दिया है कि वो पीड़ित परिवारों के संपर्क के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करे, यानी असम के मानवाधिकार से एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। उम्मीद है कि मानवाधिकार आयोग अब थोड़ी हरकत में आएगा, जो असम में एकदम कुंभकर्ण की नींद में सो चुका है दोस्तों। अगर फर्जी एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही है, असम से सामने आ रही है, तो फिर मानवाधिकार आयोग को, ह्यूमन राइट काउंसिल को अपने आप ही उस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, सो मोटो लेना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहां मानवाधिकार आयोग के लोग सो चुके हैं दोस्तों। कोर्ट को उन्हें कहना पड़ रहा है कि एक्शन लो। इससे आप समझ जाइए दोस्तों कि देश में जो मानवाधिकार के संगठन है उनका कितना बुरा हाल है, क्योंकि ये एक तरीके से पॉलिटिकल पोजीशन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। मानवाधिकार आयोग में जो नियुक्तियां होती है वो वहां की सरकारें करती है और आप लोग जानते हैं कि सरकार अपनी मानसिकता वाले अधिकारियों को इन आयोग के ऊपर बिठा देते हैं और ये आयोग में बैठने के बाद अधिकारी केवल उस आयोग के पोस्ट के मजे लेते हैं, केवल लग्जरी लाइफ जीते हैं और उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो आयोग करता क्या है, कैसे पुलिस और प्रशासन के लोगों को कंट्रोल में रखता है, उनसे दबाव बनाकर ये सुनिश्चित करने के लिए बोलता है कि कहीं मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन ना हो। आपकी क्या राय है दोस्तों? इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर हफ्ता वसूली और गुंडा राज जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करो। दरअसल दोस्तों एएनआई के खिलाफ मोहक मंगल की ओर से एक वीडियो बनाया गया था। उन्होंने बताया था कि एएनआई की ओर से वीडियो क्लिप शेयर किए जाने के बाद उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। मोहक मंगल के वीडियो को लेकर एएनआई पहुंचा कोर्ट। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी दोस्तों। दिल्ली हाईकोर्ट ने मोहक मंगल से कहा है कि आप एएनआई को बदनाम करने वाले वीडियो को हटाओ जिसमें आपने हफ्ता वसूली और गुंडा राज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। अब इन्हें वीडियो हटाने के लिए बोला गया है दोस्तों। इसी के साथ में मोहम्मद जुबैर को भी ट्वीट डिलीट करने के लिए बोला गया है। इस पर कई लोगों की नाराजगी है दोस्तों। अर्पित शर्मा कहते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को रेपिस्ट बोलना क्या बंद कर दे, क्या नीरव मोदी को एक फ्रॉड बोलना बंद कर दे, क्या इलेक्टोरल स्कैम बोलना बंद कर दे, क्या गोडसे को आतंकवादी बोलना बंद कर दे। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में राहुल गांधी 2 तारीख को चंडीगढ़ में हरियाणा संगठन के मुद्दे को लेकर हाल ही से नियुक्त किए गए एआईसीसी प्रवेशकों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे दोस्तों। ये जानकारी खुद कांग्रेस पार्टी ने दी है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ तीनों जगह पर अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। इसके लिए जरूरी है कि राहुल गांधी कार्यशाला का आयोजन करके संगठन विस्तार की रूपरेखा को तय करे। साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अजय शुक्ला के द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पर जस्टिस बेला त्रिवेदी को लेकर की गई टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लिया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवमानना बताते हुए 30 मई को सुनवाई करने को कहा है। अब देखते हैं दोस्तों इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। इसी के साथ में गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी के नेता ने एक बड़ी जानकारी देते हुए एक वीडियो शेयर किया है दोस्तों और लिखा है कि सोचिए जब केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के संसदीय क्षेत्र किशनगढ़ के अंदर नकली डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद का धंधा जोरों से हो रहा हो और किसानों के साथ विश्वासघात हो रहा हो, तो देश में बाकी जगह पर क्या हाल होगा। किसी राज्य मंत्री के घर में मार्बल पाउडर और मिट्टी पर रंग चढ़ाकर नकली डीएपी बनाने की फैक्ट्री चल रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार से लेकर अधिकारियों तक को इसकी भनक नहीं है, या फिर बीजेपी के नेता जमीन बेचकर जहर की सौदेबाजी कर रहे हैं। अगर नहीं तो अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? किसका दबाव था? नकली खाद का यह भंडार भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रचंड भ्रष्टाचार की निशानी है। डबल इंजन की सरकार में डबल भ्रष्टाचार का धोखा है। जुमलेबाजों की सरकार में अन्नदाता जमीन में जहर बोने को मजबूर हो रहा है। शर्मनाक स्थिति है। सरकार को जांच करवा के दोषियों और खासकर कमीशन खोरों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया है उस पर निशाना साधा है रागिनी नायक ने। उन्होंने कहा कि मोदी की पत्नी जसोदा बहन के लिए सिंदूर लेकर मैं आई हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग जो कार्यक्रम चला रहे हैं हर घर सिंदूर, उस कार्यक्रम में मैं भी अपना योगदान देना चाहती हूँ। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी की नेत्री
नेत्री रागिनी नायक से लेकर ममता बनर्जी दोनों के दोनों प्रधानमंत्री को उनके ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए एक भाषण पर निशाने पर ले रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में गाजियाबाद के अंदर बीजेपी के नेता जो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे कि प्रशासन के लोग उनकी बातें नहीं सुन रहे, अब फिर से उसी पुराने ढर्रे पर लौट आए हैं। दोस्तों बीजेपी के नेता नंदकिशोर गुर्जर पर आरोप लगा है कि उन्होंने फिर से चिकन बेचने वालों को परेशान करते हुए कहा कि चिकन बेचने वाला भागे तो गोली मार दो। इस पर लोगों ने कहा कि बीजेपी वाले सिर्फ गरीबों को परेशान करते हैं। लुलु मॉल में हर प्रकार का मांस बिकता है जिसका उद्घाटन खुद बीजेपी के बड़े बड़े नेता करके आए थे। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात सिद्दीकी ने सनातन धर्म को इस्लाम से काफी प्राचीन बताते हुए भारतीय सभ्यता की नींव बताते हुए कहा कि सनातन और इस्लाम धर्म के बीच में कई ऐतिहासिक और धार्मिक कनेक्शन होने की जानकारी है। जमात सिद्दीकी ने कहा कि भारत में सभी मुसलमान भगवान राम के ही वंशज हैं और मुसलमान राम और कृष्ण को नहीं मानते अगर तो वो मुस्लिम नहीं हो सकते। इंडिया टुडे से बात करते उन्होंने ये बातें कही है। दोस्तों दो शब्द उनके लिए जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार में कई सारे सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे, लेकिन आज तक आपने किसी कांग्रेस पार्टी के नेता के मुंह से ये बातें नहीं सुनी होगी कि वो इस बात की चर्चा केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए था। कांग्रेस पार्टी की सरकार में सरदार मनमोहन सिंह की सरकार में 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे। दोस्तों 19 जून 2008 को पुंछ के भट्टल सेक्टर के अंदर पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। इसके बाद 30 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में शारदा सेक्टर और नीलम घाटी के पास किया गया था, फिर केल के अंदर भी ये किया गया। इसके बाद 6 जनवरी 2013 को सावन पात्रा चेक पोस्ट पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। इसके बाद नाजीपीर सेक्टर में 27 से 28 जुलाई 2013 को भी सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। फिर नीलम घाटी में 6 अगस्त 2013 को, फिर नीलम घाटी में 14 जनवरी 2014 को भी सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरी तरीके से 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक की है 2008 से लेकर 14 के बीच में, और उससे पहले की जो कांग्रेस की सरकार थी उसके बारे में तो कहना ही क्या। आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में 65 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ और पाकिस्तान को हर बार धूल चटाई गई, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट नहीं मांगा। दोस्तों लेकिन कुछ लोग हैं जो आजकल सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर सेना के उपलब्धि के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस बात का प्रचार बार बार करना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि कांग्रेस के टाइम में 6 सर्जिकल स्ट्राइक हो चुके हैं, ताकि कम से कम जो लोग कांग्रेस पर सवाल खड़ा कर रहे थे उनके लिए एक क्लियर कट मैसेज चला जाए। इसी के साथ में रागिनी नायक कहती हैं कि बीजेपी के जम्मू के विधायक रणवीर सिंह पठानिया कहते हैं कि एयरफोर्स नालायक है, क्योंकि जब पाकिस्तान हमला कर रहा था तो ये लोग सो रहे थे। नरेंद्र मोदी खामोश है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी कह चुके हैं कि पूरा देश, पूरी सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। मैं देश की महिला बहनों से कहना चाहती हूं कि जब भी बीजेपी आरएसएस के लोग सिंदूर लेकर आए तो उनसे पूछना किसकी चूक से पहलगाम में इतनी महिलाओं की मांग सुनी हुई है, इस चूक का जिम्मेदार कौन है, इसका इस्तीफा क्यों नहीं हुआ है, उनका इस्तीफा अब तक क्यों नहीं हुआ है, ये सवाल है। ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को सूचना चेतावनी के बाद हमें जो नुकसान हुआ इसका जिम्मेदार कौन है। रागिनी नायक आगे कहती है कि ट्रंप और ट्रेड के दबाव में सिंदूर का सौदा क्यों किया गया। फिर वो आगे पूछती है कि ये सवाल भी पूछना जाना चाहिए कि सेना की वर्दी और मांग के सिंदूर का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं मिलेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिखेगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। इसी के साथ में राहुल गांधी बोले, कहा रेटिंग नहीं हक चाहिए, इंसान है हम गुलाम नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब मैं गिग वर्कर्स यानी राहुल गांधी कहते हैं कि जब वो गिग वर्कर्स से मिलते हैं तो ये शब्द मेरे दिल में उतर आया था। कर्नाटका की सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। ये एक ऐसा अध्यादेश लाया गया है जिससे गिग वर्कर्स को अधिकार मिलेंगे, सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। ये वर्कर्स दिन रात हमारे लिए खाना, जरूरी सामान और सेवाएं पहुंचाते हैं। गर्मी, सर्दी और बारिश तक की परवाह नहीं करते, लेकिन अक्सर उन्हें बिना किसी वजह के ऐप से हटा दिया जाता है। बीमार होने पर छुट्टी नहीं मिलती है। उनकी मेहनत की कमाई एक गुप्त एल्गोरिदम से तय होती है। अब ये अन्याय खत्म होगा। इस कानून में यह निश्चित होगा कि सामाजिक सुरक्षा गिग वर्कर्स को मिले, न्याय संगत कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिले, वेतन निर्धारित की जाए और मनमानी ऐप ब्लॉकिंग जो है उसको अंत किया जाए, उसको खत्म किया जाए। टेक्नोलॉजी से तरक्की होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। राजस्थान ने शुरुआत की है, कर्नाटका ने रास्ता दिखाया, अब तेलंगाना की बारी है। राहुल गांधी खुद इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं दोस्तों कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर गिग वर्कर्स को उनका न्याय मिल सके। गिग वर्कर्स वो होते हैं दोस्तों जो पार्ट टाइम किसी चीज के लिए जॉब करते हैं, किसी कंपनी के लिए जॉब करते हैं। जैसे कोई डिलीवरी बॉय होता है, उसे कोई कंपनी कहती है कि आप इसे डिलीवरी कर दीजिए, आपको कुछ चार्ज मिलेगा, और वो एक तरीके से फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं और उनके लिए कोई सामाजिक सिक्योरिटी नहीं होती, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, उनके इनकम भी फिक्स नहीं होते दोस्तों। और इन्हीं बातों को राहुल गांधी ने बड़ी संजीदगी के साथ सुना और उसके बाद अपनी कर्नाटका सरकार से कहा कि आप कम से कम कर्नाटका के अंदर ये योजना बनाइए ताकि उनको सामाजिक सुरक्षा मिले, न्याय संगत कॉन्ट्रैक्ट मिले, ऐप वाले बिना बात के दबाव ना बनाए, वेतन जो पैसा है, जो इनकम है वो निर्धारित की जाए और मनमानी ब्लॉकिंग पर भी अंत होना चाहिए, यानी जो ब्लॉक कर दिया जाता है उस पर भी रोक लगनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों जो अधिकार एक कामगार व्यक्ति के होने चाहिए, उन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए राहुल गांधी ने ये कर्नाटका में अध्यादेश पास करवाया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी का विजन लॉन्ग टर्म वाला है, जिसे आज नहीं तो कल दूसरी सरकारों को भी अपनाना पड़ेगा और बीजेपी के लोग अभी नींद में सोए हुए
हैं कुछ दिनों में उनको ध्यान आएगा कि चुनाव में बुरी तरीके से हार गए, राहुल गांधी की पॉलिसी को लागू कर देना चाहिए था, फिर एक चुनाव हारेंगे फिर उनको याद आ जाएगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो सोच रहे हैं दोस्तों वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं और इसीलिए राहुल गांधी के पास बड़े बड़े पॉलिसी है। अब जनता को देखना है कि क्या उन्हें ओरिजिनल आइडिया देने वाले व्यक्ति को चुनना है या फिर राहुल गांधी के आइडिया को चोरी करके फर्जी तरीके से इंप्लीमेंट करने के दावे करने वाले को चुनना है। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिख कर जरूर बताएगा। वहीं पर पंजाब के अंदर जो पश्चिम लुधियाना की सीट है, वेस्ट लुधियाना की सीट है, वहां पर अब कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट भरत भूषण आसू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और अमेठी के सांसद मौजूद रहे। एक तरीके से अग्नि परीक्षा है दोस्तों, ये सीट कांग्रेस को जीतना जरूरी है ताकि आम आदमी पार्टी और पूरे विपक्ष को मैसेज भेजा जाए कि कांग्रेस पार्टी इज बैक इन पंजाब। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों।